दुनिया में न जाने कितने ही लोग हैं, अलग अलग रंग रूप, अलग अलग सोच विचार के। और जहां हम सब लोगों का रंग रूप अलग होता है, वहीं हमारा स्वभाव भी अलग होता है। यहां तक के प्रतिक्रिया का नजरिया भी अलग होता है। दुनिया से सिमटकर यही बात लागू होती है परिवार पर। परिवार में एक साथ रहते हुए भी हम सब के स्वभाव एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। हालात से निपटने की कला अलग होती है, प्रतिक्रिया का भाव अलग होता है। लेकिन अलग अलग स्वभाव के होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे की आदतों के अनुकूल और विपरीत समझौते करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द का ख्याल रखते हैं, रिश्ते निभाते हैं। लेकिन यही इंसानी स्वभाव जब स्वार्थ और सिर्फ अपने सुख को पाने में उलझता है, तो मजबूत से मजबूत रिश्तों की बुनियाद को हिलाने के लिए भी काफी होता है और कभी कभी एक भयानक अंजाम का गवाह भी बन सकता है। आइए देखते हैं रिश्तों के जाल में उलझी जुर्म की एक अनोखी कहानी। ये फालतू का काम छोड़, कोई ढंग का काम ढूंढ ले। एक गोष्ट जागेवर सापडत नाही या घरात। 500 रुपए रखे थे, कहां गए? उर्मिला, वो 500 रुपए मैंने लिए हैं। आज नए काम के लिए इंटरव्यू देने जाना है चिंच पोकली। और वैसे भी तू तो सीधे फैक्ट्री जाएगी, ट्रेन का पास भी है तेरे पास, तो तुझे पैसों की क्या जरूरत है? शाम को थोड़ा ओवर टाइम कर लेना, मिल जाएंगे पैसे। आई, आज टिफिन नहीं ले जाओगी? नको, उशीर झालाय। न जाने कब तक इस चक्की में पीसना लिखा है नसीब में। तंग आ चुकी हूं इस भागदौड़ से। भगवान ही जाने तेरे बाबा को नौकरी कब मिलेगी। अच्छा आई, मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है, जाते वक्त रिचार्ज कराती जाना। तुम बोलोगी तो वो उधारी में कर देगा। ओके? मावशी, ते मागे मोजून घ्या हा। उर्मिला, जरा उधर आओ। उर्मिला, ये जोगेश्वरी में तिवारी बाबू को देना है, और ध्यान से। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। हाँ सुनील, हाँ गाने एकदम मस्त है। नहीं नहीं, ताई ताई सुन ना। एक मिनट सुनील, एक मिनट। कुछ पैसे तो देना यार, बहुत भूख लग रही है, जाके वड़ा पाव लेके आता हूँ मैं। भूख तो मुझे भी लगी है। आई को आने देना, वो आके बनाएगी। देख आई आ गई। आई, इतनी देर कहाँ लगा दी? सबको भूख लगी है। क्यों? तू नहीं खाना बना सकती? जब देखो तब फोन फोन फोन। हाँ सुनिए, क्या बना रही है? चिकन? आई, कल सुनील के आई बाबा आ रहे हैं, शादी की तारीख पक्की करने। कल जल्दी आ जाना। हाँ, और कल खाने में कुछ स्पेशल बनाना। ओके? हाँ हाँ, आ जाएगी। आएगी क्यों नहीं। सुन, कल आते वक्त थोड़ा पैसों का बंदोबस्त भी करते आना। अरे अच्छा खाना बनाना पड़ेगा ना, समझे आ रहे हैं। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? वो तो हमेशा की तरह
मेरे जाने से पहले दे दी नौकरी किसी को। आना जाना सब फोकट गया। संतोष को लेके गया था साथ में, उसको खिलाया पिलाया, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची। मुझे दे। आई, याद है ना शाम को जल्दी आना है। सुनील के आई बाबा आ रहे हैं, रिश्ते की बात करनी है, जल्दी आ जाना। हाँ, The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. बाबा देखो ना, आई अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। नहीं आई तो आ जाएगी, उसमें क्या है। फोन भी बंद आ रहा है उसका। अब वो लोग आ जाएंगे तो तू एक काम कर, तू सुनील को फोन करके बोल दे आज के दिन मत आना, ठीक है? अरे ऐसे कैसे मना कर दूं? वो लोग निकल गए होंगे घर से। आप एक काम करो ना, स्टेशन तक देख कर आओ ना। पागल होगी? अगर तेरी आई स्टेशन तक आएगी तो यहाँ तक भी आएगी ना। गौतम का है, उसको भेज दे। गौतम कहाँ सुनता है मेरी, घूम रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। पवार आहेत का? हाँ या ना। नमस्कार, बसा बसा। कैसा है? ये बस। काय झालं? क्या हुआ? आप लोग कुछ चिंता में दिख रहे हैं। उर्मिला ताई कुठे आहे? आई बस आती होगी। तिची आई अजून कामावरून आली नाही, बस आ जाएंगे, उसमें क्या है? तो फिर हम लोग बातें शुरू करते हैं ना। हाँ, आई के आने तक वेट करते हैं, बस आती ही होगी, फिर बातें कर लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं फोन लगाया हूँ पर लगा नहीं, फिर से लगा दूँ। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अब और इंतजार नहीं होता। उर्मी आएगी ना तो भेज देना उसको, बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। चलो चल रे सुनील, निघूया आपण। मुझे नहीं लगता जब तक आपकी पत्नी आती हम कोई फैसला कर सकेंगे, क्योंकि सब फैसला आपकी पत्नी के हाथ में है ना। खामखा में बुला लिया। चला रे। सुनील, तो रुक, मैं देखता हूँ। बाबा आपने जागृति की आई को देखा क्या? नहीं। मधु, तूने आई को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं। आई का यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है और तू यहाँ आराम से लेटा है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, नहीं आती है शर्म। और तेरे को इतनी फिक्र है आई की तो खुद जाके ढूंढना बाहर। मैं ढूंढ ही रही हूँ, लेकिन तू भी तो मदद कर सकता है। नहीं करनी है मेरे को कोई मदद। चल जा ऐसे। इससे बात ही करना बेकार। पता नहीं आई कहाँ होगी, कैसे। आई का कुछ पता चला? नहीं, मैंने शेल कॉलोनी, ठाकुर बप्पा सब जगह देख लिया, लेकिन तुम्हारी आई के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला है। जागृति, तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं बाकी जगह भी देखता हूँ। अगर कुछ भी पता चला मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। मेरी आई कल से घर नहीं लौटी सर। त्यांचं नाव आणि वय? उर्मिला सुभाष पवार, उम्र 45 साल। कहाँ से घर से? नहीं सर, काम के लिए निकल चुकी थी आई। आई कल रात से घर नहीं आई साहब,
हमने सुबह तक इंतजार किया और अभी आपके पास कंप्लेन कराने आए हैं। कहाँ काम करती है? दीवा में श्रीकांत प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती है आई। कब से काम करती है वहाँ? यही कुछ 7-8 महीने से। अब उसके पहले पैसों की तंगी की वजह से मेरी माँ घर घर जाके झाड़ू बर्तन करती थी। अभी 7-8 महीने पहले उसको ये नौकरी मिली थी। घर से कब निकली थी काम के लिए? कल सुबह 9-9:15 बजे। हमने फैक्ट्री में भी फोन किया, वो वहाँ भी नहीं पहुंची। हमने सब जगह ढूंढ लिया सर, वो कहीं नहीं मिल रही। देखो तुम्हारी आई कोई बच्ची तो है नहीं, एक समझदार औरत। हो सकता है कि किसी रिश्तेदार के घर गई हो या फिर फैक्ट्री में ही रुक गई हो। एक बार फिर से फोन करके देख लो। फोन किया था सर, लेकिन उसका फोन भी बंद है। तुम्हारे पिताजी नहीं है, वो क्या करते हैं? बाबा काम की तलाश में है, अभी शिरडी गए हैं। घर में छोटा भाई है गौतम, उसने पढ़ाई छोड़ दी है, छोटे मोटे काम करता है। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, एंगेजमेंट भी हो गई है, शादी होने वाली है मेरी। घर में कोई प्रॉब्लम्स, किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी आई बहुत मेहनती है सर, बहुत अच्छी है। पैसों के लिए वो कभी कभी ओवर टाइम भी करती है। प्लीज सर, मेरी आई को ढूंढ दो प्लीज सर। ठीक है, इनकी डिटेल्स लिखवा दो, हम कार्रवाई शुरू करते हैं। अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें भी बता देना। हो सर। इनके साथ जाइए। थैंक यू सर। उर्मिला पवार यही काम करती है? हाँ साहब। आज आई है क्या? नहीं साहब। आखिरी बार कब आई? 5 तारीख को आई थी साहब। फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्हें बुलाइए। मालिक आज फैक्ट्री नहीं आए, वो काम से बाहर गए। ठीक है, जैसे वो वापस आते उन्हें हमसे बात करने को बोलिए। गौतम, गौतम उठ, गौतम, गौतम उठ ना। गौतम, गौतम। गौतम तू शराब पी के है, घर में आई नहीं है, बाबा का भी कोई पता नहीं है, और तू दारू पी कर लेटा है। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ किट है रे तेरा। हाँ आई नहीं है ना, चल तू भी जा। मेरा आई बाबा से कोई नाता नहीं है, नफरत करता हूँ दोनों से मैं। चल। गौतम तू। सर, तुम्हारी माँ की फैक्ट्री है, तुम्हारी माँ 5 तारीख के बाद काम पे नहीं गई। कोई अंदाजा है कहाँ जा सकती? मुझे कैसे पता होगा सर, घर पे बोल के तो वो फैक्ट्री जाती थी। ये कौन है? मेरा भाई है गौतम, आई को ढूंढ ढूंढ के थक गया है इसलिए सो रहा है। मैं नहीं गया था ढूंढने आई को, छोटी बच्ची है क्या, गई होगी खुद से हम लोग को छोड़ के कहीं पे। वैसे तुम्हारे पिताजी का है, शिरडी से लौटे या नहीं? अभी तक नहीं आए, उनका फोन भी बंद आ रहा है। वो गए कब थे शिरडी? बाबा कल ही गए थे शिरडी। कल? कल ही तुम्हारी माँ गायब हुई और पिताजी शिरडी चले गए। ठीक है, ये पति और पत्नी दोनों गायब हैं। हो सकता है कि दोनों मिलके कोई खेल खेल रहे हैं। इस सुभाष पवार के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करो और एक कांस्टेबल को घर पे नजर रखने को बोलो, और इनमें से कोई भी घर पे आता है तो हमें इन्फॉर्म करने को बोलो। हो साहब। गुमशुदगी की एक सामान्य शिकायत पुलिस के पास आई थी, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही थी कई सवाल खड़े हो रहे थे। एक सीधे साधे परिवार में पनपती उथल पुथल दिखाई दे रही थी। पुलिस के लिए महज गुमशुदगी से शुरू हुआ यह केस आगे चलकर कई सनसनीखेज मोड़ लेने वाला था, जमीर को झकझोर देने वाले कई सवाल खड़े करने वाला था। बाबा, बाबा, आई का कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस तो अपना काम ठीक से कर ही नहीं रही। पुलिस? पुलिस के पास क्यों गई थी तू? तो और क्या करती? कौन ढूंढ के लाता मेरी आई को? अरे ढूंढने की क्या जरूरत है उसे? बच्चे है क्या, आ जाएगी अपने आप। दारू पे क्या है तू? अरे हाँ पिया है मैं दारू, तुम पी सकते हो, मैं नहीं पी सकता क्या? उल्टा मुझे तो जरूरत है इस चीज की। सुभाष पवार, चला। मुझे क्यों पकड़ रहे साहब? चलो, ले चलो इसे। बाबा को कहाँ लेके जा रहे हो? बाबा, ये सब क्या है? हाँ, मेरी आई को ढूंढने के बजाय आप
आप लोग मेरे बाबा को यहाँ उठा कर ले आए। थामा थामा साहिब आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं अपने बाबा को यहाँ से लेके जा रही हूँ। चलो बाबा यहाँ से। क्या लगा रखा है? हम हमारा काम ही कर रहे हैं। चांद्री, तुम्हारी बेटी कह रही थी तुम शिरडी गए थे। बाबा अभी शिरडी गए हैं। गिनो तो ना साहब, गया था मैं शिरडी। बस से गए थे ट्रेन से? सर आप ये सब मेरे बाबा से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि झूठ बोल रहा है तुम्हारा बाप। ये शिरडी विरडी कहीं नहीं गया था, सच बोल रहा हूँ ना मैं। हो सर, मैं नहीं गया था शिरडी। महीने में एक आध बार थोड़ी दारू पी लेता हूँ मैं, घर पर पता ना चले इसलिए शिरडी का नाम लेके घर से निकलता हूँ। सर मुझे आपको कुछ बताना है। आई का एसएमएस आया मुझे थोड़ी देर पहले। लिखा है वो नासिक में है और खुश है। फिर दिक्कत क्या है? सर आप समझ नहीं रहे, आई कभी मैसेज नहीं करती है और उस मैसेज के आने के बाद ही उसका फोन बंद है। उसका अचानक से गायब हो जाना और कोई जवाब ना देना, सर मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मेरी आई ठीक तो होगी ना सर? सर प्लीज मेरी आई को ढूंढ दीजिए। सर मोहल्ले वालों से पता चला है कि उर्मिला का पति सुभाष निकम्मा है, बेटा गौतम काफी एग्रेसिव है, आवारा लड़कों के साथ उसका उठना बैठना है, पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश में। बेटी जागृति की शादी की बातें चल रही है। सर इसके अलावा फैक्ट्री का मालिक श्रीकांत भी गायब है। श्रीकांत और उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 7 और 8 नवंबर को दोनों नासिक और सिन्नर में थे। फिर 8 नवंबर को उर्मिला का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने आखिरी मैसेज जागृति को किया। चलो फैक्ट्री चलते हैं। सर श्रीकांत वो रहे शाह। ओ सर, सर श्रीकांत आमरे जी। कहाँ गायब थे इतने दिनों से? सर गायब नहीं, काम से बाहर गया था, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन आने ही वाला था आपके पास। वैसे गए कहाँ थे? सर मेरा काम है, मुंबई से बाहर आना जाना लगा रहता है। बात क्या है? बात यह है कि एक औरत है उर्मिला पवार, जो तुम्हारी फैक्ट्री में काम करती है। हाँ 6 तारीख से गायब है और तुम भी 6 तारीख से गायब थे। कहाँ थे? सर मुंबई के बाहर ही गया था, नजदीक में। मैं बताता हूँ तुम्हें तुम कहाँ थे। पहले तुम नासिक गए, बाद में सिन्नर गए और तुम्हारे साथ उर्मिला भी थी। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सर ये सारा चक्कर उन रुपयों से शुरू हुआ। दरअसल 5 तारीख को उर्मिला फैक्ट्री आई, मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे एक पार्टी को पेमेंट करने के लिए, लेकिन 6 तारीख को पार्टी का फोन आया। श्रीकांत ये क्या है? अरे 2 लाख में ये औरत 10,000 रुपए पूरे कम लेकर आई है। अगर मैं चेक नहीं करता मेरा तो घाटा हो गया था ना। उर्मिला, ये तिवारी बाबू क्या बोल रहे हैं? कल रात मेरे पति ने पैसे देख लिए थे, ये उसी का काम है। मुझे माफ कर दो साहब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तिवारी बाबू को फोन दो। बोलो। अरे तिवारी जी, देखिए जो आपका 10,000 बाकी है वो अपन अगले हिसाब में जोड़ लेंगे। आप मैडम को जाने दो। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है जाइए। पूरी तरह से ऊब चुकी थी सर। शायद उसके घर में कोई उसे समझता ही नहीं था, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहती थी नासिक, ताकि उसके घर वालों को पता चले कि उसकी अहमियत क्या है। पर मुझे डर था कि कहीं वो अकेली है, कुछ गलत ना कर बैठे, तो मैं उसे लेकर नासिक चला गया। जब मैं नासिक पहुंचा तो वहां पर कोई था नहीं उसका रिश्तेदार। तो फिर हमने सोचा कि हम सिन्नर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रात बहुत हो गई, बसेस बंद थी, तो फिर हम रात को एक होटल में रुक गए। लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग सिन्नर के लिए रवाना हो गए और वहाँ एक माता जी का मंदिर है, हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए। उर्मिला ने कहा कि भाई आप यहाँ रुको, मैं अपने रिश्तेदारों को देख कर आती हूँ। मैंने जाने दिया, लेकिन काफी देर तक वो नहीं आई सर। मुझे याद है तकरीबन 3-4 घंटे मैंने उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। तब जाकर मैं वहां से अकेला लौट के आया। और उसे ढूंढा क्यों नहीं? सर कैसे ढूंढता, उसके घर वालों का कोई पता था नहीं मेरे पास, और ऊपर से मेरा मोबाइल फोन भी बंद हो गया, बैटरी डाउन थी। और मुझे याद आया कि फैक्ट्री के काम से हमारी एक डिलीवरी देनी थी, तो मैं यहाँ अकेला वापस आ गया। ठीक है, उर्मिला के गायब होने से कैसे फायदा हो सकता है? तो उर्मिला शायद पति से तंग आके गायब हो गई होगी, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब उर्मिला हमें मिलेगी। नासिक और सिन्नर पुलिस को उसको फोटो भेज देना, और उसने आखिर में जो कुछ पहना था उसके सारे डिटेल्स। श्रीकांत ने जिन जिन जगहों के बारे में बताया है वहां पे लोकल पुलिस को फिजिकली चेक करने के लिए बोला, और उर्मिला के घर वालों से पूछना सिन्नर और नासिक में उनके कोई रिश्तेदार है भी या नहीं। सर श्रीकांत ने उर्मिला के एक अलग ही स्वभाव का चित्रण किया था। अपने घर अपने परिवार के साथ रहते हुए भी अपने अंदर कितना तनाव छुपाए हुए थी। पुलिस ने तहकीकात के सिरे खोलने शुरू किए और सच्चाई जानने के लिए मामले की तह तक जाने का फैसला किया। हेलो जागृति, अच्छा तुम्हारा कोई रिश्तेदार नासिक या सिन्नर में रहता है?
हाँ सर, हमारे दूर के रिश्तेदार रहते हैं नासिक में, और मेरी एक शारदा मौसी है, मेरी आई की चचेरी बहन, वो भी सिनर में रहती है। ठीक है। हाँ साहब, आया था साहब, उसके साथ एक औरत भी थी साहब। पक्का यही आदमी था? हाँ साहब, यही था। ये आदमी आया था यहाँ पर? हाँ साहब, इसके साथ में एक स्त्री भी थी और इस आदमी ने काफी देर तक उस स्त्री का इंतजार भी किया था। जी साहब। उर्मिला आई थी क्या यहाँ? तुमने जो चोरी की थी उसी की वजह से तुम्हारे घर की ये हालत हुई है। माफ करा सर, वो पैसा देखकर मैं बहक गया था। और इसी लालच में सिन्नर में उर्मिला को उठाने की सुपारी दी तुमने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मेरा घर चलाती थी साहब, मैं भला क्यों उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। हाँ, मेरे कारण उसे दुख जरूर बहुत हुए हैं और इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई साहब। हेलो, ठीक है सर, गौतम दीवा की फैक्ट्री के पास देखा गया। चल बेटा चल, थाने चल। पर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, प्लीज सर, मैंने सच्ची कुछ भी नहीं किया सर, सर सच्ची मैंने कुछ भी नहीं किया। पिछले 2 दिनों में 4 बार तुम्हें श्रीकांत के फैक्ट्री के पास देखा गया है। क्या कर रहे थे यहाँ? सर मेरे को श्रीकांत को सबक सिखाना था। कैसा सबक? सर वो श्रीकांत ने मेरी आई को पूरी तरीके से अपनी बातों में फंसा लिया था। कुछ दिन पहले मैं दीवा आया था कुछ काम से, मैंने सोचा था कि मैं आई से मिलता हुआ जाऊंगा, लेकिन जब मैं फैक्ट्री आया सर, तभी मुझे पता चला कि श्रीकांत आई को अपने साथ अपने घर लेकर गया था। तो मैं उसके घर पे गया सर। सर मैं उस श्रीकांत से अपना बदला लेकर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं नहीं चाहता था कि मेरी आई की बदनामी हो, लेकिन ये बात मुझे पता है कि श्रीकांत ने मेरी आई के साथ कुछ ना कुछ किया। न जाने मेरी आई कहाँ पर है। सर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उर्मिला अपने पति और परिवार से परेशान थी सर, इसीलिए मैं उसको सहारा दिया करता था। लेकिन सर मुझे ये नहीं पता था कि अच्छे कामों का अंजाम इतना बुरा होता है। और फिर उस बच्चे ने पता नहीं क्या देख लिया सर, जो मुझ पर डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया उसने। ठीक है, मान लेता हूँ मुझ पर इल्जाम लगाना कि मैं कोई भी नहीं हूँ उसका, लेकिन उसकी माँ, उसने अपनी माँ को गलत समझा। ये बात समझ में नहीं आई सर। सर मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो एक एक बात सही है, आप चाहे तो इंक्वायरी कर लीजिए सर। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। अब एक बात हमारी भी ध्यान में रखना जी, ये शहर छोड़ के कहीं भी नहीं जाना। ओके सर, थैंक यू। उर्मिला के बेटे गौतम ने पुलिस के सामने एक सनसनीखेज खुलासा किया, लेकिन उसे श्रीकांत ने झुठला दिया। हर एक केस को सुलझाते सुलझाते पुलिस का ऐसे कई मुजरिमों से पाला पड़ता है जो उन्हें सीख भी दे जाते हैं और हैरान भी कर जाते हैं। और यह केस भी उसी दिशा में जा रहा था। पुलिस अपने अनुभव को काम में लाते हुए पूरी गंभीरता से इस केस की तहकीकात कर रही थी, लेकिन आगे जो इस कहानी में होने वाला था उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हेलो साहब, कलवा खाड़ी के पास कुछ अजीब सी चीज पड़ी है, गंदी बदबू मार रही है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं।
ड्रम को तोड़ो और अंदर से बॉडी निकालो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। औरत की लाश है, उम्र लगभग 48 साल, सर पे चोट के निशान भी है, मुंह और गला दबाया गया, दम घुटने से मौत हुई है। सर, बैरल में सीमेंट भरकर बॉडी इसके अंदर डाली गई है। पिछले 10-12 दिन की सभी पुलिस स्टेशन से आई गुमशुदा महिलाओं की कंप्लेंट फाइल लेकर के आओ और उससे इस डिटेल्स को मैच करो और अपनी डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशन को भिजवाओ। ओके सर। सर, ऐरोली पुलिस को खाड़ी के पास एक लाश मिली जिसकी डिस्क्रिप्शन उर्मिला से मैच करती है। ऐरोली में? उर्मिला तो चेंबूर में रहती है और काम करती है दीवा में। ऐरोली इन दोनों के बीच में पड़ता है। अगर ये उर्मिला की ही लाश है तो खूनी भी आसपास ही होगा। तुम एक काम करो, तुम श्रीकांत और उर्मिला की फैमिली को पुलिस स्टेशन बुला लो बॉडी पहचानने के लिए। सर, आई वाला माफ कर दे, हमें तुझे कभी नहीं सताऊंगी। आई वाला माफ कर दे। आई 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 जागृति, ये इसलिए मारा मेरी आई को। क्यों मारा मेरी आई को? छोड़ बोल, क्यों मारा? छोड़ से। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। बदन पे स्ट्रगल के निशान हैं, सर पे वार भी किया गया है। उसके बाद उसका गला और मुंह दबाया गया। उसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए बैरल में सीमेंट डाला गया। कातिल बड़ा बेरहम है, ठंडे दिमाग वाला, अ कूल माइंडेड मर्डरर। पुलिस के सामने कत्ल का मामला साफ होते ही इस केस को ऐरोली से चेंबूर पुलिस स्टेशन में ऑफिशियली शिफ्ट कर दिया गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 8 दिन पहले हुई, मतलब 6 नवंबर को, ठीक उसी दिन जिस दिन उर्मिला घर से निकली थी। इसके 3 पहलू हो सकते हैं कदम। पहला श्रीकांत, जो हमें घुमा रहा है, जिसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। दूसरा सुभाष, उर्मिला और श्रीकांत के अफेयर के वजह से वो भी उसे मार सकता है। और तीसरा, हमें गुमराह करने के लिए उर्मिला की जगह किसी और को मारकर उसे उर्मिला की आइडेंटिटी देके खुद उर्मिला किसी और जगह अपनी अलग आइडेंटिटी से रह रही होगी। उर्मिला की फैमिली का डीएनए बॉडी से मैच करवा लो। जी सर। नासिक में श्रीकांत और उर्मिला जहां जहां घूमे वहां का सीसीटीवी फुटेज मिला? सर, श्रीकांत के बयान के मुताबिक और कॉल रिकॉर्ड से जो लोकेशन मिले, वहां कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। उर्मिला का मर्डर अगर 6 तारीख को हुआ है तो 7 और 8 तारीख को श्रीकांत किसके साथ घूम रहा था? फिर से नासिक जाओ, फिर से पूछताछ करो उर्मिला का फोटो लेके। और 10 तारीख को सातारा में उर्मिला का फोन क्या कर रहा था? या तो चोरी हो गया होगा या फिर उसे कोई घुमा रहा होगा। हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। मर्डर लोकेशन फिर से टटोलना होगा श्रीकांत के साथ। उसे कुछ तो हड़बड़ाहट होगी और हमारे हाथ से कुछ छूटा तो नहीं, इसका क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगा। सर, मान लिया भाई श्रीकांत, तुमको बहुत घुमाया हम लोगों को। उर्मिला को 6 तारीख को ही मार दिया था और हमें महाराष्ट्र दर्शन करवाए। उर्मिला को मारकर उसे ड्रम में भर दिया, ड्रम में सीमेंट भर दिया और उसे यहां लाके डाल दिया।
अब ये भी बता, ये सब कैसे किया तूने? क्या सर, आप ही मुझे घुमा रहे हो? ये सब आप लोगों की कहानी है सर। अच्छा नीचे अच्छा, वो टेम्पो कहाँ से लाए थे? टेम्पो था या मिनी ट्रक था या वैन? भाड़े पे लाए थे ना? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। एक तो लाश, वो भी ड्रम में भरी हुई, उसमें सीमेंट भरा हुआ, मतलब ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। और कौन था साथ में? सर मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं आपकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। 12 तारीख को कहाँ थे तुम? 12 तारीख को दीवा में था मैं। कमांडर की बात ही समझेगा ये। मुंबई पुलिस। 7 तारीख को ये आदमी आपके आया था? 7 तारीख को? हाँ साहब आया था साहब। उसके साथ ये औरत भी थी? नहीं साहब, औरत को तो मैंने नहीं देखा सर, पर उसने कहा था मेरे साथ कोई औरत भी है। थैंक यू, बहुत अच्छा नींद आया, एकदम माइंड फ्रेश हो गया। अभी मेरे को मंदिर जाने का है, मेरी वाइफ तो पहले ही मंदिर पहुंच गई सुबह। तो उसके साथ जो औरत आई थी उसे तुमने देखा था? नहीं साहब। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, ये तो आया था यहाँ पर। तुम्हारी पत्नी नहीं आई अभी तक बेटा? पंडित जी आप तो जानते हैं, ऐसी कोई औरत बनी नहीं जो टाइम पे चले। पता नहीं ये लोग टाइम की कीमत कब समझेगी। अच्छा, इस आदमी के साथ ये औरत भी थी? नहीं साहब, इस औरत को नहीं देखा। बता श्रीकांत, कुछ याद आ रहा है? सर याद आने लायक कुछ नहीं है बात। बस कमांडर बस बस। अच्छा ये तो पक्का है कि तुमने कत्ल किया है, अब वो कैसे किया इसकी कबूली दे दो। मैंने कोई कत्ल नहीं किया सर। आप सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी साजिश है, मेरे को मिलवाओ आप जिन्होंने मुझे फंसाया, मैं बात करता हूँ। हम उसके मुंह से सच नहीं निकलवा पा रहे हैं कदम, हमारा केस कमजोर पड़ता जा रहा है। अभी भी हम लोग यकीन से नहीं कह सकते कि यह हत्या श्रीकांत ने की है। पर इतना तोड़ने के बाद भी ये श्रीकांत अपना वही राग लाप रहा है। सर ये कॉल रिकॉर्ड से डीएनए रिपोर्ट। सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 12 तारीख को श्रीकांत दीवा और मुमरा के एरिया में था। डीएनए भी मैच हो रहा है। ये उर्मिला ही है, मतलब श्रीकांत ने उसका मर्डर 6 तारीख को किया। उर्मिला कहीं नहीं गई, उसका फोन ट्रैवल हुआ है। बहुत बड़ा खेल खेल रहा है श्रीकांत, उसके मुंह से सच निकलवाना ही होगा। श्रीकांत जानता था कि हम कॉल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए उसने कॉल रिकॉर्ड्स को अपना सबसे बड़ा सबूत बनाया। ये सारे सबूत झूठे मगर है तो सबूत। बहुत सोच समझ के दांव खेला है श्रीकांत, उसके दीवा के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। अंदर लो उसे। ये सीमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे इतने चूहे हैं कि जीना मुश्किल हो गया, आप जरा झुक के देखिए सर। सीमेंट लगा लगा के थक गया हूँ सर। चूहे मारने की दवाई भी ड्रॉर में रखी है, लेकिन कुछ असर ही नहीं होता सर। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, ड्रॉर में रखिए। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि ये पूरा कांड श्रीकांत ने ही किया है, लेकिन श्रीकांत ने बहुत सोच समझकर फुल प्रूफ प्लान बनाया था। उसका कबूलनामा पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि बिना इकबालिया बयान के वो अदालत से छूट जाता। सर श्रीकांत बात नहीं मान रहा, अभी अपनी बात पे डटा है कि उसने उर्मिला को नहीं मारा। वो लोग नासिक गए थे, सिन्नर गए थे, लेकिन वहां से उर्मिला कहाँ गई ये उसे नहीं पता। अब तो मुझे भी उसकी बात पे विश्वास होने लगा है, हो सकता है शायद सच में श्रीकांत ने उर्मिला को नहीं मारा। रिलैक्स कदम, अपना काम सबूत, सिचुएशन और लॉजिस्टिक्स पे निर्भर है। और ये मत भूलो कि उर्मिला का मर्डर 6 तारीख को हुआ था और श्रीकांत के खिलाफ के सारे सबूत 6 तारीख के बाद के हैं। लॉजिक यह कहता है कि ये पूरा कांड श्रीकांत ने किया है, लेकिन पक्के सबूत नहीं है।
सिचुएशन अपने हिसाब से बनाकर रखी है श्रीकांत ने। बड़ा ही शातिर दिमाग है, वही फिल्मी प्लॉट सोच करके रखा है। क्या किया? कुछ नहीं किया। पुलिस मुझे मर्डर के झूठे केस में फंसा रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे यहाँ ऐसे ही होता है, सच झूठ कोई मायने नहीं रखती। सबूत सबूत होना चाहिए, और सबूत कोर्ट में पेश करने के लिए अच्छा वकील होना चाहिए। हाँ, वरना पुलिस है ना, ये सबूत को तोड़ मरोड़ के कोर्ट में पेश करती है। तेरे को एक बात बताऊं क्या? अपन एक को मार के आए है, लेकिन अपन का वकील है ना, कानून के चोर से अपन को यहाँ से छुड़ाएगा। वो कैसे? कैसे? क्या नाम बताया तूने? श्रीकांत। वो कहावत तो पता है ना, डॉक्टर और वकील के सामने नंगा होना पड़ता है। मच्छी मार्केट क्या चल रहा है? चल चल डेबे, चल कमांडर को बुलाना। आदमी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा, मतलब मार दोगे क्या उसे? देशपांडे, अपनी ये बहस कोर्ट के लिए बचा के रखना। हमारा काम क्या है, कैसे करना है, हमें अच्छी तरह से पता है। तुम दखल अंदाजी ना करो तो ही अच्छा है। शिंदे साहब, इसलिए तो पुलिस कटघरे में खड़ी पाती है खुद को। अमानवीय अत्याचार का केस बन सकता है तुम पर, और जब तक किसी भी इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं होते, कानून उसे दोषी नहीं मान सकता। और आप ऐसे किसी को भी रिमांड में लेके सिर्फ पूछताछ कर सकते हो, मार नहीं सकते। हे बघा, ही तुमची केस नाही आहे, तुम्ही तुमच्या केस बद्दल बोला। नाही आला लॉकअपमध्ये। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। पाटील, हो साहेब। काढा बाहेर त्याला। अरे भावा, तू कशाला घाबरतोय? पुलिस ने अपन के लिए लॉकअप खोला है। तेरे को बोला था ना, देशपांडे वकील, वो एक अपन की जमानत भी हो गई और अपन को फांसी के फंदे से भी बचाएगा। हाँ चले। हाँ साहब, आलू ना। वकील साहब, वकील साहब, तू जा। ठीक है, सारी सच्चाई मुझे बता दो, ताकि जिस तरह उस मुजरिम को बाहर निकाला है उसी तरह तुम्हें बाहर निकाल सकूं, और कोर्ट से भी बाइज्जत बरी करवा सकूं। पर थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। वकील साहब, बार बार वही बात। जो भी सच था वो सब आपको भी बताया, पुलिस को भी बताया। अब क्या करूं मैं? देखो, मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि ये पुलिस वाले तुम पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कल तुम्हारी रिमांड खत्म होगी और तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये पुलिस वाले बड़े शातिर हैं। इन्हीं सबूतों पर तुम्हारी रिमांड फिर से बढ़ा लेगी, और उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सच्चाई मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, ख्याल रखना अपना। नसीब वाला है साल, उस वकील की नजर पड़ गई, वरना मार मार के अब तक पूरा सच उगलवा दिया होता। मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा तुम्हें कदम। फिलहाल अपना केस थोड़ा कमजोर है। कल रिमांड खत्म होते ही मैं एक्सटेंशन ले लूंगा, फिर कोई वकील इसे बचा नहीं पाएगा। सर 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 सर, एक बार वकील साहब से मिलवा दीजिए प्लीज। मुर्गे की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो कदम, कल इसे हलाल तो होना ही है। घबराओ मत, सब सच सच बताओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वकील साहब, 6 नवंबर को उर्मिला उस पार्टी के पास से सीधी मेरे पास आई घर पे। बाकी सब कर सकते हो, शादी क्यों नहीं कर सकते? श्रीकांत, मैं तंग आ चुकी हूँ इस दोहरी जिंदगी से।
मैंने अपना सब कुछ अपने पति पर न्यौछावर कर दिया और उसके बदले मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। उर्मिला, हमारा रिश्ता प्यार का रिश्ता है, लेकिन इसमें शादी कहां से आ गई? अच्छा, तो तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं तुम्हारे पत्नी को बताऊंगी। मेरी बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा अगर मुझे फांसी हो गई तो? मैंने तुरंत उर्मिला की लाश को एक ड्रम में डाल दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था सर। खुद को रिलैक्स करने के लिए मैंने टीवी खोला तो उसमें एक मूवी आ रही थी। उसमें एक हीरो एक मर्डर को छुपाने के लिए लाश को दफना देता है, फोन को घुमाता है और बहुत सारे झूठे सबूत इकट्ठे करके पुलिस को गुमराह करके बच जाता है। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन लाश सड़ने लगी थी सर, तो मैंने सीमेंट घोलकर उसको ड्रम में भर दिया ताकि मोहल्ले वालों को पता न चल जाए। एक बार उर्मिला ने मुझसे कहा था कि नासिक और सिन्नर में उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। उसी दिन मैं दोनों के फोन लेकर नासिक के लिए निकल गया और वहाँ साईं राम नाम की एक लॉज है, वहाँ मैंने एक रूम ले लिया और दोनों के नाम से एंट्री कर दी। बातों ही बातों में मैंने मैनेजर को ये यकीन दिला दिया कि मेरे साथ एक औरत भी है और अगले ही दिन चेकआउट करके मैं सिन्नर निकल गया और वहाँ एक मंदिर में जाकर बैठ गया और पंडित जी को भी ये यकीन दिला दिया कि मेरे साथ एक औरत आई हुई। वहाँ से आने के बाद मैंने देखा कि सीमेंट जम चुका था, कोई ना पहचाने, इसलिए लॉन्ग रूट के दीवा से कोल्हापुर जाने के लिए एक टेम्पो वाले से बात की। उसको मैंने समझाया कि मेरी फैक्ट्री का कुछ बेकार सामान है, इसको डिलीवर करना है, और वो मान गया। और फिर मैं वहाँ से और ड्रम डाल के निकल गया और फिर टेम्पो एरोली की खाड़ी के पास छोड़ दिया और वहाँ से ढलान से ड्रम को धकेल कर मैं आगे ले गया खाड़ी की तरफ और फिर खाड़ी में धकेल दिया। सोचा था खाड़ी का पानी उस ड्रम को निगल लेगा। तुम्हारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान तो काबिल तारीफ था, लेकिन 10 तारीख को उर्मिला का फोन 17 में एक्टिवेट हुआ, जबकि तुम मुंबई में थे। तुमने किसी को वहां फोन देके भेजा होगा। नहीं सर, मैं खुद सतारा गया था और अपना फोन यहाँ अपने एक दोस्त को देकर गया था। नीलेश यार, तू मेरा फोन रख, देख मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। लोग क्या है ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इस फोन को बस तू ऑन रखना। मैंने ही सतारा में उर्मिला का फोन ऑन किया था और फिर वापस आकर अपने दोस्त से अपना फोन ले लिया। श्रीकांत, तुमने प्लान तो फुल प्रूफ बनाया था, लेकिन एक गलती कर दी, सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। मतलब हम तुम्हें समझाते हैं। सर। वेल डन देशपांडे। थैंक यू सर। गुड जॉब निकम। थैंक यू सर। अगर तुम फिल्मी प्लॉट सोच सकते हो तो पुलिस भी सोच सकती। अगला प्लॉट जेल में सोचना है। चोर पर मोर कहावत को सच करते हुए आखिर पुलिस ने इस केस को हल कर ही लिया। अगर हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत है। जरूरत है अपनों को समझने की, उनका ख्याल रखने की, उनका दुख दर्द बांटने की। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ईशा, बेटा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, स्कूल जाना है। ओहो, कितनी बार तुम्हें मना करा है बेटा, सुबह सुबह टीवी नहीं देखते, बुरी बात होती है। पापा प्लीज ना, मेरा फेवरेट शो चल रहा है, कल रात को भी मम्मा ने टीवी देखने नहीं दिया। अच्छा ऐसी बात है तो स्कूल से आके देख लेना। अल्पा, अल्पा, आज टिफिन में लंच रखना, केवल डिनर नहीं। कल का खाना तो खाया नहीं था और आज ताना मार रहे हो। ताना नहीं मार रहा हूँ, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता और ये फालतू की बात है अब रात को करना। रात की बात दिन में, दिन की बात रात में। भावेश, मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना? क्या लगा रखा है सुबह सुबह ये? तुम्हारी वजह से मैंने जॉब छोड़ी, घर संभाला, लेकिन फिर भी तुम मेरी किसी बात से खुश नहीं होते। देखो ऐसा है, ये फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये किसी पिटी बातें अपने लिए रखो। ईशा को पालने की जिम्मेदारी का फैसला तुम्हारा था, अब अपने इस फैसले पर तुम पछता रही हो, मैं नहीं। हटो, मुझे लेट हो रही है। मम्मी, प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट निकालना तो भूल गए। कल नहीं बता सकती थी, अभी 10 मिनट में बस आने वाली है और तुम्हें प्रिंट आउट चाहिए। अब इतनी सुबह कहाँ से अरेंज करो प्रिंट आउट? चलो बेटा, पापा को बाय करो, जल्दी मिलते हैं। आते वक्त मेरे लिए वो वाली चॉकलेट लाना। बाय बाय, लव यू।
मामा आप तो कहते हो कि लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, फिर आप पापा से डेली फाइट क्यों करते हो? ईशा बेटा, हमारी फाइट पर ध्यान मत दो और आगे से हमारे बीच कोई फाइट नहीं होगी, ठीक है? पर मामा प्रिंट आउट का क्या करे, टीचर मुझे पनिश करेगी। मोहित दादा से लेने पड़ेंगे। एक काम करो बेटा, तुम मोहित दादा के पास जाओ और प्रिंट आउट्स निकलवाओ, जब तक मैं तुम्हारा बैग और टिफिन पैक करके लेकर आती हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ बेटा, लेट होगा। जाओ जाओ जाओ। अरे ईशा बेटा, तुम कुछ काम था? भैया से काम है। आओ 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 ईशा बिटिया, वाह 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 वाह। हाँ अच्छा ये बताओ मोहित भैया से क्या काम था? ये क्या मोहित भैया मुझे कुछ प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं? क्यों नहीं निकाल के दे सकते? हम बोलेंगे तो जरूर निकाल के देंगे। मोहित बेटा आज ड्रेस का प्रिंट आउट निकाल दो, देखो क्या है। थैंक यू। चलो आओ, हम लोग यहाँ एक साथ बैठते हैं। उधर हम कहाँ बैठेंगे फिर? किसी की अब ये प्रिंट आउट्स और टिफिन मैंने बैग में रख दिया है, ठीक है? ध्यान से खा लेना और शैतानी नहीं। मम्मा आपने मेरे लिए ऑफिस जाना छोड़ा था ना, अब आप ऑफिस जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। हाँ मेरे बच्चा, मुझे पता है आप अपना ख्याल रख लोगे, लेकिन अभी के लिए स्कूल जाओ। अरे वाह, आज ईशा बिटिया तो बहुत प्यारी लग रही है। भैया जी अभी स्कूल बस आने वाली है, आप जरा बैठा दीजिएगा ना। हाँ ठीक है, मैं बैठा दूंगा, जाइए आप। और ईशा स्कूल बस में शांति से बैठना, शैतानी मत करना, ओके बेटा? बाय बच्चा। अंदर आओ। बैठो सागर, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आती हूँ। सागर ठंडा पियो। क्या हुआ? आज फिर कुछ काजू नहीं हो गई क्या? ये तो रोज की बात है। जिंदगी से गिला करने से बेहतर है कि उसे नए तरीके से शुरू करो। जरूरी नहीं है कि जिंदगी हमेशा तुम्हें धोखा ही दे। नहीं सागर, अगर जिंदगी ने मुझसे कुछ छीना है तो उसके बदले भी मुझे कुछ दिया है। ईशा मेरी बेटी, वही मेरे जीने का सहारा है। और पता है सागर, मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ठंडा पियो।
अरे 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 ईशा बेटा, इतनी जोर से जंप करोगी तो चोट लग जाएगी। इतनी देर से खेल रही हो। मम्मी पापा कहाँ है? मार्केट गए हैं। तो तुम नहीं गई? मुझे मार्केट में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो अब तुम दोनों और मस्ती नहीं करोगे, ओके? मैं ऊपर वाली खिड़की से देख रहा हूँ, ठीक है? मैं घर जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे हम कुछ और खेलते हैं ना, मुझे भूख लगी है। चलो मेरे साथ बैठते। नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ ही जाऊंगी। तू ये ले, अब खेल और बाय बाय। अच्छा सुनो भावेश, हाँ मैं सामान लेकर ऊपर जाती हूँ, तुम ईशा को लेकर आओ। ठीक है, जाओ। जल्दी आना। और ईशा, ईशा, हाँ हाँ माँ, जस्ट अभी पहुँचे ही हैं, लिफ्ट में ही हूँ। ईशा बेटा, देखो पापा मम्मी आ गए। हाँ माँ, बाकी सब ठीक, बस बहुत थक गई आज। ईशा, ईशा बेटा, अल्पा, अल्पा। माँ मैं बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। अल्पा, ईशा घर पे आई क्या? नहीं तो, मैं अभी तो अंदर आई। मैंने गार्डन में बाहर देखा, कहीं भी नहीं दिख रही वो। नहीं दिख रही मतलब? अरे नहीं दिख रही मतलब कहीं नहीं दिख रही। अच्छा ठीक है, तुम आरव के यहाँ जाओ, मैं गुप्ता जी के यहाँ देख कर आती हूँ। जाओ। भाभी, ईशा आई क्या? नहीं, ईशा यहाँ पे नहीं और वो आई। तो आरव के साथ। आरव बेटा, ईशा आपके साथ गार्डन में खेल रही थी। आपको तो पता होगा बेटा कहाँ है ईशा। नहीं अंकल, मैंने उसे बोला था, लेकिन वो गार्डन में आपका वेट करती थी। हाँ, मैंने देखा था ईशा को यहीं गार्डन में, वो कदम काका के बेटे आरव के साथ खेल रही थी। इनफैक्ट मैंने उन दोनों से बात भी की है। कितने बजे सागर? यही कोई 7:30 बजे। भावेश, कुछ पता चला ईशा का? नहीं अल्पा, मैंने पूरी बिल्डिंग में सब जाके देखा, ईशा कहीं भी नहीं मिल रही। कहीं नहीं मिली मतलब? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? भावेश मुझे बहुत डर लग रहा है। भावेश भाई, आपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा? अरे वो संतोष भी पता नहीं कहाँ जाके मर गया। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को इतने लोग जमा यहाँ पे? डैडी वो ईशा का कुछ पता नहीं लग रहा है। कुछ पता नहीं लग रहा है मतलब? अरे छोटी सी बच्ची है, यही कहीं होगी, कहीं खेल रही होगी। देखो जरा ध्यान से। सब जगह देखा, पूरी बिल्डिंग देखी, गार्डन देखा, कहीं नहीं मिल रही। क्या कर गए थे तुम? साहब मोटर चालू करने गया था। ईशा कहाँ है? ईशा भी तो गार्डन में खेल रही थी। मैंने बाद में नहीं देखा तो मुझे लगा घर चली गई होगी। भावेश, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? देखो अल्पा, घबराओ नहीं। भावेश, ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है, एक काम करो, पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। अपने घर और अपने परिसर में हम अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर हमारे घर और हमारे परिसर से ही कोई अप्रिय घटना घट जाए तो वो हमारे विश्वास, हमारे भरोसे को नुकसान पहुंचाती है। और जब बात अपने छोटे बच्चों के गायब होने की हो तो माता पिता का हताश होना लाजमी है, और यही हुआ था ईशा के माता पिता के साथ। लेकिन संकट की इस घड़ी में सोसाइटी के सभी मेंबर्स एक हो गए थे और अपने अपने तरीके से ईशा की तलाश में जुट गए थे, पर आखिरकार हार कर उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? भावेश गांधी कौन है? सर, मेरा नाम भावेश गांधी सर। मैंने ही आपको कॉल किया था सर। ये मेरी पत्नी है अल्पा। बेटी कब से गायब है और कहाँ से गायब है? सर यही सोसाइटी के गार्डन से। सर आज संडे है और हर हफ्ते की तरह हम लोग संडे को मार्केट जाते हैं। आज भी बस मार्केट के लिए निकले थे। ईशा जल्दी से तैयार हो जाओ, चल के हमें लेट हो रहा है। मुझे खेलना है। अरे बेटा, हम आज मार्केट जाएंगे, मार्केट में पानी पूरी खाएंगे। चलो चलो चलो। पापा मम्मी को कहो ना। प्लीज बेटा जिद नहीं करते, चल नहीं, मुझे अच्छा, सुनो। खेलना है। ओके सुनो,
इसको यहाँ बच्चों के साथ खेलने दो, हम जल्दी होके आते हैं। अच्छा, अपना ध्यान रखना और यहीं खेलना। बाय पापा। बाय बाय मेरा बच्चा, बाय बाय। संतोष भैया, हम लोग मार्केट जा रहे हैं और ईशा ना बाहर गार्डन में खेल रही है, आप प्लीज जरा ध्यान रखिएगा, हम जल्दी आते हैं। ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर। जी ठीक है। ठीक, देखना संतोष, है ठीक 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 है। अब 10 देर मत लगाना, 10 मिनट में निकलना वहाँ। ठीक है बाबा। आप अक्सर उसे अकेला छोड़कर जाते? हाँ सर, मेरा मतलब है सर, हम इस सोसाइटी में 12-15 साल से रह रहे हैं। सभी लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं। हमें कहीं बाहर जाना होता तो हम ईशा को पड़ोस में छोड़ के जाते हैं, यहाँ गार्डन में बच्चों के साथ खेलने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। सर, ईशा यही गार्डन में इधर उधर खेलती रहती थी या फिर किसी के घर होती थी, लेकिन आज सर वो कहीं पर भी नहीं है। आपने सोसाइटी में हर एक से पूछताछ की? सर, मैंने पूरी सोसाइटी को अच्छे से चेक किया, ईशा कहीं नहीं मिली। सर पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई होगी। सर प्लीज ढूंढिए उसे सर, देखिए, प्लीज। आप अपने आप को संभालिए, हम कोशिश कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ साहब। ड्यूटी पर थे उस वक्त? हाँ साहब। बच्ची को देखा था? हाँ, ईशा गार्डन में खेल रही थी, मैं बस कुछ देर के लिए मोटर चालू करने गया था, उसके बाद नहीं देखा साहब। ये सीसीटीवी चल रहे हैं या शो पीस है? नहीं सर, सारे कैमरास वर्किंग हैं। हमारे मैंने बैकअप लेके हार्ड ड्राइव अपडेट कर देते हैं। आप चाहो तो सोसाइटी ऑफिशियल के फुटेज चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे। देखिए मिस्टर भावेश, अगर आपकी बच्ची को किडनैप किया है तो आपको फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा, और अगर ऐसा कोई भी कॉल आता है तो सबसे पहले आप हमें कांटेक्ट करेंगे, समझे? आप कितने बजे मार्केट के लिए निकले थे? सर तकरीबन 6 बजे के आसपास। 6 बजे के बाद की फुटेज दिखाओ। ओके सर। स्टॉप करो ये वाला। ये आपकी बेटी है? सर ये मेरी बेटी ईशा है सर। इस बच्चे के साथ खेल रही है? सर ये आरव है, इसी सोसाइटी का बच्चा। ये कौन है अभी जिससे वो बात कर रही है? सर ये सागर है, हमारी बिल्डिंग में रहता है। 7:35 को ईशा वहां से चली गई। 7:40 को तुम्हारा वॉचमैन उसके पीछे चला गया। ये गाड़ी किसकी बाहर जा रही है? संदीप गाड़ी की। हाँ सर, संदीप की गाड़ी है। 8:30 बजे, 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक की फुटेज हमने देखी। कोई अनजान शख्स बाहर आते जाते दिखाया आपको? नहीं सर, सब सोसाइटी के लोग ही दिखे हैं सर। लेकिन फुटेज में ईशा भी सोसाइटी के गेट के बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दी। इसका मतलब हो ना हो ईशा इसी सोसाइटी में। मोरे, सोसाइटी में जाके हर घर की अच्छे से तलाशी करो। सर। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोसाइटी के हर घर को छान मारा। चप्पा चप्पा तलाश किया गया, लेकिन ईशा का कुछ पता नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इनकी फैमिली के साथ? सोसाइटी के सभी प्रेमिसेस को चाहिए, बच्चे कहीं नहीं मिले। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो गाड़ी। सर, इसे कुछ बताना है आपको। बोल। सर, भावेश भैया का संदीप महादिक करके एक आदमी है, उसके साथ आए दिन झगड़ा होते रहता है उनका। आज सुबह भी सोसाइटी कमेटी में बहुत जोरदार लड़ाई हुई उनके। संदीप भाई, खोटी बात है। आपके एसी का पानी मेरी गाड़ी पे गिर रहा है, रोज पतरा खराब हो रहा है, कौन भरपाई करके देगा उसकी? कौन भरपाई कर मतलब? क्या मतलब? तुम्हारा एसी पानी गिर रहा है, कौन भरपाई करेगा? आप एक काम कीजिए मिस्टर गांधी, आप अपनी कार कहीं और पार्क कीजिए। ये कौन सा तरीका? अरे क्या बात कर रहे हो? एक बात सुन, सोसाइटी का जो प्रीमाइसेस है ना, सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, आपकी ओनरशिप नहीं है, समझ में आएगा नहीं? तो ठीक है, हम लीगल पेपर के साथ बात करेंगे, कोर्ट में बात करेंगे, समझा? कोर्ट की धमकी किसको देता है? मेरी बात नहीं। फ्लैट नंबर क्या है उसका? सर 802। संदीप का? वो तो बाहर गए हैं। कहाँ? पुणे। क्यों? किसी काम से। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं पर थे। विशाखा, मैं ये तो। आओ, थांबा। क्या हुआ? अचानक से कहाँ जा रहे हैं? खाना खाते जाते। विशाखा, तेरे को कितनी बार समझाया, बाहर जाते समय पीछे से टोकने का नहीं। अच्छा सुन, मैं पुणे जा रहा है, अर्जेंट काम है, काम होते ही वापस आ जाऊंगा, तू दरवाजा बंद कर ले। पूना में किसके यहाँ गए? मुझे नहीं मालूम सर, उनके बिजनेस का मुझे कुछ भी नहीं पता है। घर से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया था तुम्हें? नहीं।
नंबर दो उनका। हाँ जी, 9800। सर नंबर स्विच ऑफ है। अगर उनका फोन आता है तो तुरंत हमें कांटेक्ट करने के लिए बोल देना। जी सर। लड़की 8 और 9 के बीच गायब हुई है और संदीप 8:30 बजे अपने घर से पूना के लिए निकला था। अब दो पॉसिबिलिटीज बनती है, लड़की या तो इसी कॉम्प्लेक्स में या फिर संदीप के पास है। लेकिन सर सिर्फ गाड़ी पे एसी का पानी गिरने के झगड़े की वजह से कोई इतना बड़ा कदम क्यों उठाए? फिर उसका फोन क्यों स्विच ऑफ है? उसका पूना के लिए निकलना और फोन स्विच ऑफ होना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सर जिस तरह की फेंसिंग है, यहाँ से बच्ची को उठाकर बाहर ले जाना मुश्किल है। घर की तलाशी कहाँ तक पहुंची? बस सर 2-3 घर ही बचे। ठीक है मोरे, सिक्योरिटी गार्ड से अकेले में बात करो, हो सकता है कि संदीप के अलावा भी कोई एंगल हो इस केस में। सर साहब, मैं अपने माँ बापू की कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं उस बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। देख संतोष, एक बच्चे किडनैप, वो भी जब तू ड्यूटी पर। पहले बच्ची विंग में जाती है और उसके पीछे तू जाता है और फिर बच्ची किडनैप हो जाती है। ऐसी हालत में तुझ पे शक कैसे ना करे? बता कहाँ गया था? साहब गरीब आदमी हूँ साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हें उनके परिवार के बारे में कुछ ऐसी चीज़ नोटिस की है जो तुम्हें अजीब लगी हो? साहब वो सागर साहब अल्पा मैडम के आगे पीछे घूमते रहते हैं, हमेशा घूरते रहते हैं और ईशा बिटिया से कभी कभी आते आते बात भी करते हैं। हाँ सर, मैं आता जाता रहता हूँ अल्पा के घर पे। पूरी सोसाइटी में तुम सिर्फ अल्पा से बात करते हो और ईशा को ही चॉकलेट देते हो, खास वजह? वो दरअसल अल्पा मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन भावेश के बर्ताव से वो दुखी रहती है सर। तो तुम उसे कंधा देने का काम करते हो? नहीं सर, बस बात कर लेता हूँ। सिर्फ बात करते हो या कुछ और भी है? ईशा को कहाँ गायब किया तुमने? नहीं सर, मैं भला ईशा को क्यों गायब करूँगा? मेरे और अल्पा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ सर। तुम किस टाइप के लड़के हो इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। सर मेरी ईशा किसी अजनबी के साथ नहीं जा सकती, कितनी छोटी है वो सर। सर उसे ढूंढ के लाइए कहीं से भी, वरना मैं मर जाऊंगी। सर मर जाऊंगी। इन दिनों में आपने ऐसा कुछ नोटिस किया जो आपको अजीब लगा हो? जैसे कि कोई आपका पीछा कर रहा हो या कोई ईशा से जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा हो, कोई जान पहचान वाला, कोई अनजान? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ सोचा था कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। ये सागर जो आपके सोसाइटी में रहता है, उसके साथ आप लोगों का क्या रिलेशन है? सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही आते जाते जान पहचान है, हमारी ही बिल्डिंग में रहता है। क्या वो ईशा को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं नहीं सर, वो ऐसा क्यों करेगा? ठीक है मोरे, ईशा की फोटो आसपास के इलाके में भी दिखा दो, हमें कोई भी पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में ईशा सोसाइटी से बाहर जाते हुए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी पुलिस टीम हर मुमकिन संभावना की जांच कर रही थी। पड़ोसी, रिश्तेदार, सबकी कड़ी छानबीन की जा रही थी, लेकिन ईशा के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं आया था और हर गुजरते पल के साथ ईशा की जिंदगी खतरे में होने का डर बढ़ता जा रहा था। आपण संदीप माडिकात? हो साहब, संदीप माडिक नहीं आए सर। मेरी कंपनी पुणे में पिछले काफ़ी सालों से ज़मीन खरीदना चाह रही थी, पैसे भी तैयार थे सर। कल शाम को मेरे बिजनेस पार्टनर का फ़ोन आया और बस मैंने पैसे का बैग उठाया और तुरंत पुणे के लिए रवाना हो गया। वो डील भी फाइनल होगी सर और पेमेंट करके बस रातों रात में अभी पहुंचा हूँ मुंबई। सुबह तुम्हारा भावेश के साथ झगड़ा हो जाता है, उसी शाम भावेश की बेटी ईशा गायब हो जाती है, उसी शाम तुम्हें तुम्हारा बिजनेस पार्टनर का फोन आता है, तुम पुणे चले जाते हो। एक दिन में इतने सारे कोइंसिडेंस, थोड़ा अजीब नहीं लगता? वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। आप चाहिए तो मेरे बिजनेस पार्टनर से पूछ सकते हैं सर, मैं उनकी डिटेल्स देने को तैयार हूँ सर। वो तो डिटेल्स हम लेंगे ही और वेरीफाई भी करेंगे। सर आप समझते क्यों नहीं? सोसाइटी की छोटे मोटे झगड़े की वजह से ऐसा घिनौना काम मैं थोड़ा ही करूँगा। छोटे छोटे झगड़ों की वजह से बड़े बड़े जुर्म होते हुए हमने देखे हैं। अपने सारे डिटेल्स लिखवा देना और शहर छोड़कर जाने से पहले हमें इन्फॉर्म करें। दीक्षित, गाड़ी चेक करो इनकी। ओके सर। अरे कमाल करते सर आप समझते क्यों नहीं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आप लोग बिना मतलब कि मुझ पर शक कर रहे हैं, और वैसे भी आपको ईशा के बारे में पूछना है तो सर आप गुप्ता जी से क्यों नहीं पूछते? किसी की देर? क्योंकि कल शाम को जब मैं पुणे जा रहा था तो ईशा गुप्ता जी के घर के सामने खड़ी थी। तुम 8:30 बजे बिल्डिंग के गेट से बाहर निकले, इसका मतलब गुप्ता जी के यहाँ तुम 8:20 या 8:25 को पहुंचे होंगे।
हाँ सर, तकरीबन यही समय रहा होगा सर। उस समय ईशा बॉल से खेल रही थी सर। जिस दिन ये हादसा हुआ उस वक्त आप लोग कहाँ थे? जी मैं और पार्वती रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे अंधेरी। कितने बजे? ये कोई 5 बजे के आसपास। लेकिन आप ये सारे सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? गायब होने के पहले ईशा को आपके फ्लैट के बाहर देखा गया था और शायद वो आखिरी बार था। तुम उस वक्त कहाँ थे? तो पढ़ाई कर रहा था। और कुछ नहीं सर। फिर 9 बजे के लगभग अल्पा भाभी ईशा के बारे में पूछने आई थी। तुमने ईशा को देखा था? नहीं सर। गुप्ता जी वार्निंग नहीं लेकिन नसीहत दे रहा हूं मैं। ईशा को आपके फ्लैट के बाहर आखिरी बार देखा गया था रात 8:30 और 9 के बीच। अगर ईशा के बारे में आप लोग कुछ भी जानते हो तो अभी बता दो। अगर हमें पता चला ना तो वार्निंग देने का मौका भी नहीं दूंगा। 7 साल की ईशा गांधी को लापता हुए पूरा एक दिन बीत चुका था, लेकिन उसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी और ना ही उसके माता पिता को फिरौती के लिए अब तक कोई कॉल आया था। पुलिस के लिए जैसे केस एक पहेली बन गया था। उनके तहकीकात के तरीके पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे थे और इस तनावपूर्ण माहौल में एक ऐसी खबर आई जिसने इस केस को बेहद खतरनाक मोड़ दे दिया। बोरीवली के जंगल में एक जली हुई लाश मिली है। फोन कॉल के हिसाब से लोकेशन तो यही होनी चाहिए। आसपास देखो कोई लाश मिल जाएगी। लाश तो बुरी तरह से जल चुकी। सर ये देखिए, कपड़े भी जलाने की कोशिश की है लेकिन पूरी तरह जले नहीं है। कपड़े और बॉडी को देखकर लगता ही है किसी बच्चे की लाश है। तो कहीं ये लाश ईशा की तो नहीं? हो सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज और जो भी एविडेंसेस यहाँ मिलता है फॉरेंसिक में भेज। कपड़े ईशा के माँ बाप को दिखाकर इसकी शिनाख्त करवाएं। क्या जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहां हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? क्या जिस व्यस्त जीवन शैली को हम व्यतीत कर रहे हैं उसमें हम अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रख पा रहे हैं? आज के दौर में जहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो बच्चे या तो बेबी सिटिंग सेंटर्स में होते हैं, मेड्स के पास होते हैं या फिर पड़ोसियों के पास। और ऐसे में दिन भर उनके साथ क्या हो रहा है क्या हमें इसके बारे में पता होता है? NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिसर्च के अनुसार बच्चों के अगेंस्ट क्राइम की संख्या पिछले कुछ सालों में हमारे देश में 300% बढ़ी है और ये आंकड़े काफी खतरनाक और चिंताजनक हैं। बोरीवली के जंगल में हमें एक बच्चे की जली हुई लाश मिली और उसके बाजू में ये जले हुए कपड़े। क्या ये ईशा के हैं? ईशा की ईशा की ईशा मेरे बच्चे ईशा मामे मेरे बच्चे मैं इसे फोरेंसिक को भेजना हूँ। ईशा मेरे बच्चे ईशा मेरे बच्चे ईशा तुमने मारा है मेरी बेटी को। तुमने नहीं बोला था ना उसे अकेला छोड़ दो। तुम नहीं मारा मेरी बच्ची को। मेरे बच्चे ईशा। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक सुनसान जगह पे पुलिस को आज एक बच्ची की जली हुई लाश मिली है। माँ बाप ने उस बच्ची के जले हुए कपड़ों से उसकी शिनाख्त कर दी है। सर मीडिया इस केस को थोड़ा ज्यादा ही उछाल रही है। देख रहा हूँ मैं। ये लोग तो हमारी मजबूरी समझते ही नहीं है। इन्हें लगता है कि पुलिस के पास एक जादू की छड़ी है जो घुमा देंगे तो केस सॉल्व हो जाएगा। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की उम्र करीब 5 से 7 साल की है और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई, जिसके बाद बॉडी को जलाया गया लेकिन अभी कुछ ठोस कहा नहीं जा सकता। बॉडी को पूरी तरह से जला दिया। रिपोर्ट आने में वक्त तो लगेगा। सर इसके अलावा बॉडी के पास जो आधे जले हुए कपड़े मिले उसमें सीमेंट के ट्रेसेस हुए। इसका मतलब बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या तो रेप की कोशिश हुई। सैंपल्स को DNA टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा गया। रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। सर
आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने सोसाइटी के अगले 2 दिनों की फुटेज ऑब्जर्व की है, ज्याच्यात एक गोष्ट शक वाढवत आहे. तेरे से कुछ बात करनी है, पुलिस स्टेशन चल. मगर क्यों? चल बोला ना. माँ! चल. माँ! डैडी! अरे क्या हुआ सब? पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जा. अरे किसकी पूछताछ के लिए? ईशा मर्डर केस में. देखिए साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है. मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता. ले चलो इसे. मेरी बात सुनिए. साहब मेरी बात सुनिए. साहब मुझे को छोड़ दीजिए. देखिए गलतफहमी हो रही है. साहब लेकिन अब पता नहीं मेरे बेटे को ले जा रहे हैं. साहब एक मिनट. चलिए. साहब मेरी बात सुनिए. मैं समझता हूँ साहब, न्यूज़पेपर और अखबार में आपकी धज्जियां उड़ाई जा रही है. असली गुनहगार को तो आप पकड़ नहीं पा रहे. मेरे बेटे को बलि का बकरा बना रहे हैं आप. गुप्ता जी, आपके सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, हम आपके बेटे को बलि का बकरा क्यों बनाएंगे? ईशा गायब हुई थी संडे रात को. बुधवार रात को उसकी लाश मिली थी और मंगलवार रात को आपका बेटा एक बड़ा सा सूटकेस बाहर लेके जाते वक्त सीसीटीवी में दिखाई दिया. देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मानती हूँ मैं कि आलसी है, निकम्मा है, लेकिन वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता. अगर उसने कुछ किया नहीं होगा तो छोड़ दीजिए उसे. ले चलो इसे. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मोहित दोषी पाया गया, लेकिन मोहित के माता पिता और सोसाइटी के लिए ये आरोप अविश्वसनीय था, क्योंकि बचपन से ही सब उसे जानते थे. वो ईशा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था. लेकिन क्या पुलिस का ये शक सही था? शराब पीता? जी कभी कभी बियर पी लेता हूँ. संडे को क्या पिया था? कुछ नहीं सर. कौन देखता है ब्लू फिल्म्स? कभी नहीं सर. मोरे लैपटॉप चेक करो इसका. सर कभी कभी देख लेता हूँ सर. बैग कहाँ से लिया था? कौन सा बैग सर? वही जिसमें ईशा को डालकर लेकर गया था. सर उस बैग में लास्ट ईयर की बुक्स थी जो मैं जूनियर स्टूडेंट को देने गया था बस. स्टूडेंट का नाम बता. जी वो सर वो मैं एनजीओ में देने गया था. एनजीओ का नाम बोल. वो आशा प्रकाश ज्योति प्रकाश सर. लेके आ गया बैग उधर? नहीं सर, बैग चोरी हो गया. चरस गांजे का नशा करता है? नहीं सर. तो तेरे जेब में मैच बॉक्स कैसे मिला? जी कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ. लड़की को जलाने के लिए पेट्रोल कहाँ से मिला? जी मैच बॉक्स रहने का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने लड़की को जलाया. तो फिर किसी को सुपारी दी थी? सर मैं कसम खा के बोलता हूँ सर, मेरा इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है सर. बैग कहाँ है वो? सर बताया तो था सर, बैग चोरी हो गया. ब्लड सैंपल ले लो, मैच करा. तो पुलिस को मोहित पर पूरा शक था, लेकिन उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं थे. ईशा की लाश पूरी तरह से जली हुई हालत में पाई गई थी और इसी वजह से उसकी फोरेंसिक जांच और डीएनए जांच में देरी लगी. और यही कारण था कि मोहित को अरेस्ट करने के बाद 90 दिनों तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई. मोहित के पिता शिवलाल गुप्ता की अदालत में की गई अपील मंजूर हो गई और मोहित को जमानत मिल गई. भावेश और अल्पा अपनी बेटी की मौत के सदमे से अभी तक उबर भी नहीं पाए थे कि मोहित को जमानत मिलने की खबर से उनका क्रोध उमड़ आया. जेल के माहौल ने मोहित पर भी काफी असर छोड़ा था. जमानत के बाद मोहित अपनी जिंदगी में वापस लौट चुका था, लेकिन लोगों का उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल चुका था. मोहित के बर्ताव में भी काफी बदलाव महसूस हो रहा था और ये इस कहानी के भयानक अगले अध्याय की आहट थी. माँ सुन दो. कुछ नहीं सुनना मुझे. मेरी बात तो सुन. एक भी बात नहीं सुननी मुझे तेरी. अरे माँ मेरी बात सुन. मेरे से बात मत कर, मैंने कहा ना तुझे. माँ सुन तो बात. मैं आज के बाद कभी जुआ खेलने नहीं जाऊंगा. अच्छी बात है. माँ तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे तुझसे बात करने से भी डर लगता है. तुझे जेल से छुड़ाना ही नहीं चाहिए था हमें. पार्वती ये क्या बातें कर रही हो? नहीं डैडी, माँ ठीक करी. मुझे जेल से छुड़ाना ही नहीं चाहिए. जब खुद की माँ को मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्या फायदा? माँ तुझे क्या लगता है मैंने ईशा को मारा है? मैं ईशा को मार सकता हूँ? ठीक है माँ, मुझे लगता है ना मैंने ईशा को मारा है. मैं तेरे लिए फांसी पे भी चढ़ जाऊंगा. बस इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर मुझे. एक बात बता, उस दिन रात को कौन सी किताबें लेकर गया था तू? तू पुलिस को चकमा दे सकता है, मुझे नहीं. ये
ये बीती बातें लेकर बातें करनी क्या फायदा तुम्हें? क्या बीती बातें, क्या बीती बातें? हाँ, जब देखो तभी बेटे का साइड लेते रहते हो। अरे बड़ी मुश्किल से अभी तो पुलिस ने छुड़ा के लाया हूँ उसे। बस आपकी वजह से ये बिगड़ता है, जब देखो तब बस बेटा बेटा बेटा, और कुछ खराब हो जाए तो उसके बाद माँ के ऊपर जाता है सब कुछ। दिन भर तुम्हारे पास ही रहता है ना। देखा, आ गए ना अपनी औकात पे। मैं ही बुरी बन गई आपके सामने। पार्वती, अरे कहाँ हो? पर कबर से करीब 5 से 6 हजार रुपए भी गायब है। मतलब मर्डर का मोटिव पैसा है। इनका बेटा मोहित कहाँ है? सर मोहित का नंबर स्विच ऑफ है और गुप्ता जी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मोहित ये सब कर सकता है। सर सीसीटीवी फुटेज रेडी है। चलो सर ये देखिए, जूम कर। मोरे देखो, हमारा शक सही निकला। मोहित हाथ में प्लास्टिक की थैली लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है मिसेस गुप्ता को मारने के बाद वो गेट से बाहर जा रहे हैं। काम करो, इस मोहित की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि मोहित ने एक बाइक चोरी की, उसे जुआ खेलने की लत लग गई, पैसे कमाने का भूत सवार। पिछले कुछ दिनों में उसने जुए में काफी पैसे जीते भी थे। शहर के जितने भी जुए के अड्डे हैं सब चेक करो। और इस मोहित ने कंगन चोरी की है, मतलब वो बेचेगा जरूर। आसपास के एरिया में जितनी भी ज्वेलरी शॉप है वहां जाके पता करो। सर सुना है तुमने एक लड़के से चोरी की ज्वेलरी खरीदी है। नहीं सर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और मैं चोरी का माल नहीं खरीदता। तुम लोग बिना मार खाए सच नहीं बोलते हो ना? दीक्षित क्यों से ले ला। चलिए भाई चल। मैं कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो सर। जब 2 डंडे सही जगह पे पड़ेंगे ना सब सच याद आ जाएगा। चल सर बताता हूँ सर। बोल। वो 3 बंदे थे सर। 3 बंदे? जी सर। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मुझे देखना है। जी सर, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट पॉज करो। ये तो पीटर और जॉन है, चेन स्नैचर। मोहित का इन चेन स्नैचर से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये पीटर और जॉन पिछले महीने तक जेल में थे, शायद इनकी मुलाकात वहीं पर हुई है। मोहित मुजरिम है, वो फरार हो सकता है, लेकिन ये पीटर और जॉन है। एक काम करो, पीटर और जॉन के अड्डा का पता करो और इनके पीछे इन्फॉर्मर लगा दो। कल शाम तक ये दोनों मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए। ओ सर। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि मोहित ने ही पहले ईशा और फिर अपनी मां का कत्ल किया है और अब वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। पीटर और जॉन दोनों नामी गुनहगार थे और पुलिस को उनके बारे में जानकारी जुटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरे साहब मैंने मिस नहीं किया साहब। देखियो, हम मत मारो साहब, साहब मत मारो साहब, साहब बताता हूँ साहब, साहब मत मारो साहब, साहब मत मारो, बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, मारो साहब, मत मारो साहब, बताता हूँ साहब, साहब मत मारो साहब। साहब पुणे जाने वाला है साहब वो। पुणे जाने से पहले वो बैंगलोर जाने वाला है और बैंगलोर जाने के बाद वो पुणे जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले उसे किसी को मारना है साहब। सोसाइटी में सबको अलर्ट कर दो और एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में 24 घंटे वहां लगा दो।
हेलो। हमें छोड़ के चली गई पापा। इतना प्यार करता था तो फिर उसे मारा क्यों? मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ? घर छोड़कर भागा क्यों? फूल भी यहाँ पर छोड़कर गया। माँ पर तुझे तरस भी नहीं आया? उस बच्ची को मारते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सच कहती थी तेरी माँ। मेरे लाड़ प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया। अगर आज उसकी बात सुनता ना, वो जिंदा होती और तू घर के बाहर। अगर मुझे पता होता कि मेरे लाड़ प्यार से तेरी यह हालत होती तो तुझे उसी वक्त मार दिया होता। क्यों मारा? मैं जुए में बहुत पैसे हार चुका था, बर्बाद हो चुका था। मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत डिस्टर्ब था। मैं टेरिस पे गया। फिर मैंने टेरिस पे दिव्या और अमन को देखा, इस कमरे में लगे हुए थे। वो देख के और डिस्टर्ब होने लगा। मैं मेरे साथ कोई रोमांस ही नहीं करता, कोई लड़की मेरे पास ही नहीं आती, ना मुझसे दोस्ती करती। एक बार फेल क्या हो गया, कोई लड़की दोस्ती नहीं करती मुझसे। मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा। फिर मैंने फ्लैट के सामने ईशा को खेलते हुए देखा। मैं घबरा गया। मुझे लगा अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं? फिर खुद ही पीसीओ से पुलिस कंट्रोल में फोन करके सब कुछ इन्फॉर्म कर। अपनी माँ को क्यों मारा तूने? माँ को? आप ऐसे चाहिए? पहले अपना गुनाह कबूल कर क्या? कौन सा गुनाह? कैसा गुनाह? हर बात पे ईशा ईशा ईशा। वो तुम्हारी औलाद है। मैं इसी बात की तो शर्म आती है मुझे कि तू मेरा बेटा है। तो तुझे सिर्फ बेल मिली है, रिहाई नहीं मिली है। एक न एक दिन फांसी का फंदा जरूर तेरे गले में पड़ेगा। बाद में होगा। अरे अरे मेरी चाबी दे, चाबी दे मेरी, दे मेरी चाबी दे। मेरी चाबी दे, दे मेरी चाबी। माँ ऐसी होती है क्या? पहले तो हर बात में साथ देती थी, पहले हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी, तो अचानक से बदल गई। मुझे पैसे चाहिए थे, वो पैसे नहीं देती थी मुझे। बोलता था मुझे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, नहीं सुनती थी। क्या करती? मारना पड़ा उसे। बाप को मारने की कोशिश क्यों की? वो तो आंखें बंद करके तुझसे प्यार करता था। नहीं नहीं नहीं, डैडी भी अब माँ की जबान बोलने लगे थे। वो भी मुझ पर शक करने लगे कि मैंने ईशा को मारा है। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि दोनों जिंदगी भर साथ रहे, तो इनको भी माँ के पास पहुंचा दूंगा तो कितना अच्छा रहेगा। दोनों आगे भी साथ रह लेंगे, फिर सारी दौलत, सारा पैसा मेरा हो जाएगा। उनकी जिंदगी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरे जीते जी तू उस जेल से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं तुझे लिख के देता हूँ।
अदालत ने मोहित को ईशा गांधी को अगवा करने, उसे सेक्सुअली मोलेस्ट करने और कत्ल करने के इल्जाम में कुल मिलाकर 46 साल की सजा सुनाई है। मोहित पर अपनी मां के कत्ल करने का मुकदमा अब भी कोर्ट में चल रहा है। शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैकेनिकल इंजीनियर के सुनहरे सपने वाला मोहित हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे लुप्त हो जाएगा। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, उन्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएं, उनसे खुलकर बात करें। इस बात का ध्यान रखें कि लाड प्यार और लापरवाही से की गई अनदेखी कहीं उनकी बर्बादी की वजह न बन जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें